नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की महिलाओं ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई। कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जमकर बहस हुई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, कार्बन डेटिंग को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया कि कार्बन डेटिंग पर फैसला 7 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। तो आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या कार्बन डेटिंग से ज्ञानवापी का राज खुलेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, आज कोर्ट में सुनवाई थी कार्बन डेटिंग को लेके कि ये कार्बन डेटिंग करवाया जाए ना करवाया जाए। दो तरह की बातें थी। एक तो जो मुस्लिम पक्ष है वो दो तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से तो बता रहा है कि भाई कार्बन डेटिंग किसी देवी देवता की क्यों कराए जाए, और उसी भ्रम के जाल में कुछ हिंदू पक्ष के लोग भी फंसे हुए हैं। जैसे राकेश सिंह ने बार बार विरोध किया कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग की नहीं कराया जानी चाहिए। उसको क्लियरिफाई किया विष्णु जैन ने। विष्णु जैन का कहना था कि कार्बन डेटिंग कोई ज़रूरी नहीं है, उसके पैरेलल कोई और वैज्ञानिक तरीका है, उसको भी अपनाइए। लेकिन कार्बन डेटिंग की जो बात चल रही है वो भी शिवलिंग की नहीं चल रही है, यानी पूरे शिवलिंग को ऐसा तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा। शिवलिंग और वो पूरा स्ट्रक्चर जो है जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है उसमें उसके अंदर मिट्टी हैं, पत्थर हैं, कुछ जो लकड़ी के अंश हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग के लिए कुछ ऐसे कार्बन वाले जीवित पदार्थ चाहिए। सिर्फ पूरी तरह से पत्थर जिसके अंदर कोई अवशेष जीवाश्म नहीं हो उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कार्बन डेटिंग का प्रोसेस ही उसी से शुरू होता है कि जो जीवाश्म पाए गए और उसके खत्म होने के बाद उसमें C14 और C12 होता है। तो C14 डिक्रीज होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और उसके आयु सीमा निर्धारित की जाती है। अगर जितना % उसका C14 डिक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके उम्र का निर्धारण किया जाता है, जो एक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें माना जाता है कि अगर C14 आधी खत्म हो गई है तो आधी उम्र है, उसका उम्र लगभग 5700 साल है, यानी 5500 साल की बात वहाँ पर निर्धारित हो सकती है। और इससे मैक्सिमम 50,000 साल पहले के किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी मिल सकती है कि यह कितना पुराना है। अब इसमें विष्णु जैन ने कहा कि उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो थोड़े बहुत उसमें से अंश निकाला जाएगा और उसकी कार्बन डेटिंग करवाई जा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि कार्बन डेटिंग ना हो तो कोई और वैज्ञानिक तरीका है आपके पास तो उसको निर्धारित कीजिए, बताइए, क्योंकि ये साबित करना तो जरूरी है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। ये स्ट्रक्चर जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं ये कितने पुराने हैं, ये मस्जिद बनने से पहले के हैं या फिर जिस बात के लिए मुस्लिम पक्ष हंगामा कर रहा है ये वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। शुरू में तो यही मामला चला कि भाई ये सुनने योग्य ही नहीं है मुकदमा, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। तो वो जो बार बार बरगलाने की कोशिश कर रहा है इसका समाधान तो होना चाहिए कि ये 1947 के बाद किसी ने रख दिया, या ये जो सर्वे हो रहा था उसके बाद रख दिया, या फिर ये हजारों साल पहले से है। और ये मुस्लिम पक्ष जिस ज्ञानवापी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहा है ये उसके सैकड़ों साल बाद आया है। तो ये बात वहाँ पर हुई सुनवाई के दौरान, इन चीज़ों पर चर्चा हुई और फिर 7 अक्टूबर के लिए फैसला देने का निर्धारण किया गया, यानी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब ये बताना है कि हमें कौन से वैज्ञानिक तरीके अपनाने हैं जिससे इसकी प्राचीनता साबित हो सके। लेकिन इससे भी बड़ा जो मामला है ये मुस्लिम पक्ष को लेके है, जो बार बार हर जगह पर जाकर ये मामले उठाए रहे हैं कि किस तरीके से इसको टरकाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से इन लोगों ने याचिका दायर कर दी है। और दूसरी तरफ जो ASI की रिपोर्ट है कि ASI से फिर से सर्वे करवाया जाएगा, उसको कंटिन्यू रखा जाए, इसकी भी मांग उस समय हुई।
हालांकि हाई कोर्ट में ये अलग मामला चल रहा है और उसमें एएसआई की तरफ से ये कह रहा है कि कुछ दिन और समय दीजिए जिसमें हम इस सर्वे को पूरा करें। 31 अक्टूबर तक का समय भी दिया गया है और उसमें आगे एएसआई भी सर्वे करेगी, वीडियोग्राफी किया जाएगा उसका। तो ये 2 तरीके से सर्वे कराए जा रहे हैं और इससे भी बड़ी बात एक और चल रही है जो ये शिवलिंग को लेकर ही है। शिवलिंग जब प्रकट हुए थे तो उसके बाद एक गैंग सामने आया था जिसको कहा जा सकता है फव्वारा गैंग, जो बार बार ये सवाल उठा रहा था कि फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। इस फव्वारे गैंग के ऊपर भी बड़ा मामला दर्ज होने वाला है। लगभग 2000 लोगों का नाम है इसमें और उसमें बड़ी जो मछलियां हैं और बड़े लोग हैं, उसमें एक हैं हमारे अखिलेश यादव और दूसरा हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। इन दोनों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा और ये भी 7 अक्टूबर के उस फैसले के बाद 10 अक्टूबर को निर्धारित होगा। 10 अक्टूबर को इन लोगों पर केस दर्ज करने के लिए अलग से एक मामला चल रहा है और वो निर्धारित होगा कि कैसे इन लोगों ने शिवलिंग का अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया, हिंदू धर्म के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन ओवैसी साहब तो चलिए मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि वो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन अखिलेश बाबू हिंदू हैं। अखिलेश यादव ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं कि भोलेनाथ को वो फव्वारा बता रहे हैं? अच्छा, ये किसने कह दिया आपको कि अखिलेश यादव हिंदू हैं? जी, या अखिलेश यादव तो है, नाम से अखिलेश यादव का कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं, अंदर से वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू की बात होती है, किसी धर्म विशेष की बात होती है कि वो किस धर्म के हैं, ये निर्धारण उनके आस्था के साथ होती है कि आपकी आस्था कहाँ पर है। नाम सिर्फ ये निर्धारित नहीं कर सकता कि आप किस धर्म में विश्वास रखते हैं। अखिलेश यादव और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात इसी सावन के महीने में वो तो शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे थे। हाँ, ये तो शिव पूजा करना और पूजे का दिखावा करना, ये दोनों अलग अलग मसला है। पूजा करने का मतलब है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं और जो अंदर से उनकी आवाज निकलती है, वो जो राजनीति करते हैं, वो दूसरा मामला है। यानी कि एक ठप्पा लगा था इनके पिताजी के ऊपर। इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव को जो उनका सिफिक्स लगाया गया था, प्रीफिक्स लगाया गया था, उनके आगे नाम के आगे क्या लगाया गया था ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जब वो टोपी पहनकर बाहर बार बार निकलते थे और अयोध्या मामले में राम मंदिर के कार सेवकों के ऊपर जब गोलियां चलाई गई थी तो उन्हें एक नाम दिया गया था और उसी परंपरा में अखिलेश यादव भी हैं। तो अखिलेश यादव को हिंदू तो नहीं माना जा सकता। हाँ, नाम के आधार पर हिंदू हैं, जाति के आधार पर वो अपने आप को यादव कहते हैं, लेकिन उनकी आस्था, राजनीतिक आस्था भी और अंदर से भी, दोनों स्तर पर वो ज़्यादातर इस्लाम के प्रति ही झुकाव दिखाई देता है। राजनीति तौर पर तो पूरी तरह से वो मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं। हर मौके पर देखें, अगर हिंदू पर्व त्योहारों की बात देखें तो ये सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं है, वो जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिशियन हैं, इन सबको देखें तो पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में जो चल रहा था, जो तरीके थे कि अगर ईद हो, बकरीद हो या फिर इफ्तार की बात हो, तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के नेता ये पूरी तरह से अपने आप को मुसलमानों के वेशभूषा में वहाँ पर जाते हैं। टोपी पहन के वो गमछा हरा वाला लगा के, ये कुछ जैसे लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, ये लोग उसी तरीके से जाते हैं। 2 तरीका होता है किसी के खुशी में शामिल होने का। अगर हम अपने दोस्त के मुस्लिम है, ईसाई है या फिर सिख है, किसी भी धर्म को मानता हो, हम उसके पर्व त्यौहार में शामिल होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके खुशियों में शामिल होने के लिए अपने पूरे विचार चरित्र को बदल लें। हम उसकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। क्या होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर ये जो मुस्लिम लीडर हैं वो उस तरीके से ओवैसी से कोई कह दे कि आप टीका लगा लें, आप प्रसाद वितरण समारोह में शामिल हो जाए? अगर वो नहीं हो सकता तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति रही है और इन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से उसमें ढाल लिया है। तो जो उस तरीके का व्यवहार कर सकता है वो अंदर से
अपने धर्म के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है। ऐसे ही सवाल उठते हैं राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की जो परवरिश हुई है, राहुल गांधी की शिक्षा दीक्षा हुई है, वो हर जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा कि परवरिश में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी भूमिका माँ की होती है। माँ क्रिश्चियन, बाद में भले ही राजीव गांधी से शादी के बाद सोनिया गांधी हिंदू रीति रिवाज से रहने लगी, यहाँ के अनुसार ढल गई। ढल जाने का मतलब है कि पॉलिटिक्स में आना था तो अपने पूरे व्यवहार विचार को बदलने का दिखावा करना पड़ेगा। लेकिन जो बचपन से क्रिश्चियन रही हैं, वो उनकी आस्था उसमें है, तो कहीं न कहीं ये प्रभाव दिखाई पड़ेगा राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी उसी घर में पले, फिर उसके बाद विदेशों में पढ़ाई हुई, इंग्लैंड में भी वो क्रिश्चियन ही बने रहे। तो ऐसे में उनके अंदर से अगर कोई कहे कि उनकी भावना हिंदुत्व को लेकर बहुत अच्छी है, तो ये विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए वो कन्फ्यूज रहते हैं धर्म को लेके। कभी जनेऊ दिखाएंगे, कभी मंदिरों में जाएंगे, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन अंदर से उन लोगों की आस्था जो है इस्लाम की है। वही स्थिति अखिलेश यादव की है। और अब जो सबसे बड़ी बात यही है कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद अखिलेश यादव, ये दो बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने फव्वारा गैंग में अपने आप को शामिल किया, और उनके ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए। केस दर्ज होने का फैसला 10 अक्टूबर को आएगा और पता चलेगा कि कितने लोग उसमें शामिल हैं और किन किन के ऊपर मुकदमा चलेगा। और फिर मुकदमा चलने के बाद इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, ताकि सबक मिले कि जिस तरीके से तुम अगर इस्लाम के किसी भी स्तर पर अगर देखा जाए तो इस समय जो कुछ दिन पहले ही एक उदाहरण मिला नुपुर शर्मा के टिप्पणी को लेकर, जो अभी तक हंगामा चल रहा है। अगर इस्लाम पर टिप्पणी करते हो, क्रिश्चियनिटी पर टिप्पणी करते हो, या फिर यहाँ तक कि सिख पर भी टिप्पणी करते हो, तो तुम्हारे खिलाफ एक माहौल तैयार हो जाता है। अदालत भी थोड़े बहुत ये सोच के फैसला देती है कि इनको एक सबक सिखाना चाहिए ताकि इन धर्मों को टारगेट न करें। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हमेशा होता रहता है, और अदालत भी ये सोचती है कि ये तो बहुसंख्यकों का धर्म है। लेकिन हर जगह पर ये सोचना चाहिए कि जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, वो व्यक्तिगत होती है और व्यक्तिगत तरीके से कम्युनिटी बनता है। तो अगर हर व्यक्ति की भावना इतने कठोर होने की बात पहले से सोच रखे हैं कि वो कभी भी आहत ही नहीं होगी, तो हिंदुओं को ये सोचना पड़ेगा कि अब उनकी भावनाएं आहत हो रही है और उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए जो लोग हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। और अखिलेश यादव ओवैसी को इसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए, जिसका फैसला 10 अक्टूबर को होगा कि मुकदमा दर्ज किया जाना है या नहीं। जी राष्ट्र, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी कि 7 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग पर फैसला आना है, आपको क्या लगता है किसके पक्ष में फैसला आएगा? देखिए, ये तो लगभग तय है कि कार्बन डेटिंग पर फैसला हिंदू पक्ष के साथ ही होगा, क्योंकि इसको रोका जाने का कोई आधार दिखाई नहीं पड़ता है। मुस्लिम पक्ष ने जिस तरह के तर्क दिए वहां पर, उसका कोई मायने नहीं होता है। ये तो सिर्फ निर्धारित करने का तरीका है कि इसकी प्राचीनता क्या है। जब इसके ऊपर तुम पहले से सवाल उठा रहे हो, जब पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हो कि ये शिवलिंग हमेशा से नहीं थी, ये शिवलिंग बाद में प्लेस किया गया है, ये सबूत अलग तरीके से हैं, तो उसकी प्राचीनता की मांग की जा रही है। जांच करने के लिए उसको रोकने का क्या मतलब है? जांच तो होनी ही चाहिए और उसका एक साइंटिफिक तरीका बताया गया है। जैसे ही कार्बन डेटिंग पे फैसला आ जाएगा, शिवलिंग है या नहीं इस पे भी फैसला आ जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसके स्थापना की बात आएगी कि शिवलिंग को स्थापित किया जाए, और ये उससे भी ज़्यादा प्राचीन है। ये ज्ञानवापी परिसर पर कब्जा किए हुए ज्ञानवापी मस्जिद जो है, उसके खिलाफ भी एक मामला चल रहा है, और वो मामला भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वो भी मामला है कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसी का एक्सटेंशन, कई मंदिर यहाँ पर थे इस परिसर में, जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो वो भी मामला सामने आएगा, लेकिन पहले इस पर फैसला आना है। और लगभग
हिंदू पक्ष की जीत तो होनी ही चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी समझाने धन्यवाद। के लिए। तो मतलब 7 अक्टूबर को ये साफ हो जाएगा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाएगी या फिर नहीं। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में है। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि एएसआई शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच करे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखना होगा कोर्ट 7 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग पर अपना क्या कुछ फैसला सुनाती है। आज के हमारे शो में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।